नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी कोई रहस्य आपके सामने आ सकता है। ये चैनल किसी भी अजनबी के कदमों की आवाज़, किसी चुप्पी में छुपे खतरों की गूंज और अंधेरे में लुप्त होती घटनाओं का घर है। एक डरावनी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को धड़काते हुए आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बनिए और हमारे साथ हर पल का खौफ महसूस कीजिए। मेरा नाम किशन है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर बीतता है, क्योंकि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। हर हफ्ते अलग अलग शहरों में माल पहुंचाना मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मैंने अब तक हजारों किलोमीटर सफर किया है, अलग अलग तरह के लोग देखे हैं और कई अजीब और गरीब घटनाओं का सामना किया है। लेकिन जो घटना उस रात मेरे साथ हुई, वह अब भी मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई है। उस दिन की शुरुआत आम दिनों की तरह हुई थी। सुबह सुबह मालिक का फोन आया। उसने कहा कि मुझे तुरंत आगरा के लिए निकलना होगा। वहां एक जरूरी डिलीवरी करनी थी और काम की देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं थी। मैंने ट्रक की जांच पड़ताल की, टायरों की हवा देखी और डीजल टैंक भरवाने के बाद सफर पर निकल पड़ा। शुरुआती कुछ घंटे बड़े आराम से बीते। सड़कें साफ थीं, मौसम अच्छा था और हल्की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया और पुराने हिंदी गाने सुनने लगा। ड्राइविंग के दौरान रेडियो सुनना मुझे हमेशा से पसंद था। यह सफर को थोड़ा आसान बना देता था। उस वक्त रेडियो पर किशोर कुमार का एक गाना बज रहा था, मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना। रात होने लगी थी, लेकिन मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। जब मैं अंबाला करनाल हाईवे पर पहुंचा, तो सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी। गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम थी और सड़क के दोनों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई ढाबा भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी दूर जाकर कहीं रुककर खाना खा लूंगा, लेकिन फिर मन बदल गया। सफर लंबा था और जितनी जल्दी हो सके आगरा पहुंचना जरूरी था। रात के करीब 8 बज चुके थे। सड़क के किनारे टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स हल्का उजाला फैला रही थीं, लेकिन उस अंधेरे में यह रोशनी भी बेकार सी लग रही थी। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसने हल्के नीले रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी और उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग टंगा हुआ था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परेशानी में है। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया। इस सुनसान सड़क पर इतनी रात को एक अकेली लड़की, यह कोई आम बात नहीं थी। मैंने ट्रक धीमा किया और कुछ दूरी पर रोक दिया। कुछ पल सोचता रहा कि क्या मुझे रुकना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर इंसानियत ने हावी होकर मुझे मजबूर कर दिया। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। लड़की सहमी हुई थी और बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो या फिर किसी से छुप रही हो। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछते ही गौर किया कि मेरी आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई थी। लड़की ने चौंक कर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरा सामान चोरी हो गया। मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सड़क सुनसान थी, न कोई ढाबा, न कोई दूसरी गाड़ी, न ही कोई इंसान। बस मैं और यह अजनबी लड़की। तुम्हें कब लूटा गया? मैंने और करीब जाकर पूछा। शाम को, जब मैं बस का इंतजार कर रही थी।
उसने धीमे से जवाब दिया। मैंने गौर किया कि उसकी आंखें लाल थीं, शायद वह रो चुकी थी। वह काफी थकी हुई लग रही थी। ठंडी हवा में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तुम दिल्ली जाना चाहती हो? मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया। अगर चाहो तो मैं तुम्हें दिल्ली तक छोड़ सकता हूं, मैं उसी दिशा में जा रहा हूं, मैंने कहा। उसने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। वह अंदर चढ़ गई और चुपचाप सीट बेल्ट बांध ली। मैं भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। कुछ मिनटों तक हम दोनों के बीच खामोशी बनी रही। सड़क पर सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज़ और हवा की सरसराहट थी। मैंने उससे बातचीत शुरू करने के इरादे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मनीषा, उसने धीमे से जवाब दिया। कहाँ से हो? मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में कहाँ? बस वहीं करोल बाग के पास, उसने जल्दी से जवाब दिया। उसके जवाबों में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल करना सही नहीं समझा। कुछ लोग स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं, और शायद वह भी उन्हीं में से एक थी। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बीच बीच में सड़क के किनारे लगे बोर्ड चमकते हुए रास्ते का संकेत दे रहे थे। मेरी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। मनीषा बगल में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हो। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, आप शादीशुदा हैं? उसके इस अप्रत्याशित सवाल से मैं थोड़ा चौंक गया। नहीं, मैंने हंसते हुए कहा, पर घर वाले लड़की ढूंढ रहे हैं। वह हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी सी थी। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि नींद मुझे घेरने लगी थी। ड्राइविंग करते हुए नींद आना खतरनाक होता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि किसी ढाबे पर रुककर चाय पी लूं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मुझे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। मैंने ट्रक सड़क किनारे लगाया और मनीषा से कहा, चलो कुछ खा लेते हैं। वह थोड़ी हिचकिचाई। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने हंसकर कहा, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। हम दोनों ढाबे में दाखिल हुए। वहां सिर्फ 2-3 ट्रक ड्राइवर और एक बूढ़ा मालिक बैठा था। मैंने 2 चाय और पराठे ऑर्डर किए। वेटर ने जब मनीषा से पूछा कि वह क्या खाना पसंद करेगी, तो उसने बिना सोचे कहा, मुझे मांस और चावल चाहिए। मैं थोड़ा चौंका। आमतौर पर सफर में महिलाएं हल्का खाना पसंद करती हैं, लेकिन उसकी पसंद कुछ अलग थी। जब खाना आया तो उसने बड़े ही अजीब तरीके से खाना खाना शुरू किया। वह भूखी लग रही थी, लेकिन उसके खाने का तरीका कुछ अलग था, जैसे वह बहुत समय से भूखी हो और उसे खाना जल्दी से खत्म करना हो। मैं उसे गौर से देखता रहा, लेकिन कुछ कहने से खुद को रोक लिया। खाना खत्म करके हम फिर ट्रक में आ गए। मनीषा ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि कुछ तो था जो वह मुझसे छुपा रही थी। रात और ज्यादा गहरी हो चुकी थी और मेरे सफर का सबसे खौफनाक दौर अभी बाकी था। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर लंबी धार की तरह चमक रही थीं और इंजन की गहरी आवाज इस वीरान रास्ते की एकमात्र ध्वनि थी। मनीषा मेरे बगल में बैठी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। मैंने जिंदगी में कई अजनबियों को सफर में लिफ्ट दी थी, लेकिन न जाने क्यों इस बार मामला अलग लग रहा था। ढाबे से लौटने के बाद से वह चुपचाप थी। उसकी आंखें सड़क के बाहर घने अंधेरे में टिकी थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या फिर कुछ छुपा रही हो। मैंने कई बार उसे गौर से देखा, लेकिन हर बार उसने नजरें फेर लीं। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, या शायद डर। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की। पहले कभी इतनी रात में सफर किया है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। उसने धीमे से सिर हिलाया। नहीं, यह पहली बार है। डर तो नहीं लग रहा? उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। डर? नहीं, मैं अब डरना छोड़ चुकी हूं।
उसने बहुत धीमे से कहा। उसका यह जवाब मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। कुछ लोग अपने बारे में बात नहीं करना चाहते, और मनीषा भी उन्हीं में से एक लग रही थी। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। रास्ता सुनसान था और हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग ना के बराबर थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल फैला था और बीच बीच में साइन बोर्ड चमकते हुए रास्ते की दूरी बताते जा रहे थे। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी। हवा ठंडी थी और हल्का सा कोहरा सड़क पर उतरने लगा था। यह मौसम मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता था। न ठंडा न गर्म, बस एक रहस्यमय सा माहौल बना रहता था। आपको ट्रक चलाना कब से पसंद है? अचानक मनीषा ने पूछा। मैंने हंसकर कहा, यह पसंद से ज्यादा मजबूरी थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी तो बचपन से ही काम में लग गया। पहले छोटी गाड़ियां चलाता था, फिर धीरे धीरे ट्रक। अब तो आदत हो गई है। लगता है जैसे यही जिंदगी है। मनीषा ने मेरी ओर देखा, फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भाव बदल रहे थे, जैसे वह मेरे जवाब से कुछ जोड़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद मैंने सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा देखा। यह जगह मुझे जानी पहचानी लगी। मैंने कई बार यहां रुककर चाय पी थी। सोचा कि एक बार फिर से रुक जाऊं ताकि कुछ देर आराम कर सकूं। चाय पीनी है? मैंने मनीषा से पूछा। उसने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे प्यास नहीं है। मैंने ट्रक को ढाबे के पास लगा दिया। यह एक छोटी सी जगह थी जहां सिर्फ 2-3 ट्रक खड़े थे। कुछ ट्रक ड्राइवर अंदर बैठे बीड़ी पी रहे थे और ढाबे का मालिक लकड़ी के चूल्हे पर चाय बना रहा था। मैं नीचे उतरा और एक चाय ऑर्डर की। मनीषा ट्रक के अंदर ही बैठी रही। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज रास्ता बड़ा सुनसान लग रहा है, ढाबे के मालिक ने कहा। हाँ, शायद मौसम की वजह से, मैंने जवाब दिया। चाय का कप उठाते ही मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से सिर घुमाया और देखा कि मनीषा ट्रक की खिड़की से मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी उदासी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और ट्रक में वापस आ गया। इंजन स्टार्ट करते ही मनीषा ने पूछा, आपने मुझे लिफ्ट क्यों दी? उसका यह सवाल अचानक आया और मैं कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। इंसानियत के नाते मैंने सहजता से जवाब दिया, अगर मैं कोई और होती तब भी आप लिफ्ट देते? उसने गंभीरता से पूछा। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। हाँ, शायद। मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगी। रास्ता अब और भी सुनसान होता जा रहा था। पेड़ घने हो चुके थे और कोहरा भी बढ़ने लगा था। दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई जो जल्द ही हवा में खो गई। आपको डर नहीं लगता? अचानक मनीषा ने पूछा। किस चीज से? मैंने थोड़ा हैरानी से कहा। अंधेरे से, अकेले सफर करने से, अजनबियों पर भरोसा करने से। उसके सवाल मुझे फिर से बेचैन कर रहे थे। नहीं, डरने की आदत नहीं है। और रही बात अजनबियों की, तो जिंदगी में हर कोई किसी न किसी मोड़ पर अजनबी होता है। मनीषा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी। कुछ समय तक हम चुपचाप चलते रहे, लेकिन फिर अचानक मैंने ट्रक के पिछले हिस्से से कुछ अजीब आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई हल्की हल्की दस्तक दे रहा हो। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक को सड़क के किनारे रोका। मनीषा ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। क्या हुआ? उसने धीमे से पूछा। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई आवाज आई हो, मैंने कहा। मैंने टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतर गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने ट्रक के पीछे जाकर देखा, कुछ भी नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, मैंने खुद से कहा और वापस ट्रक की ओर बढ़ा। लेकिन तभी
मैंने देखा कि मनीषा ट्रक से नीचे उतरकर सड़क के किनारे खड़ी थी। तुम नीचे क्यों आई? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। चलो, देर हो रही है, मैंने कहा और ट्रक में वापस चढ़ गया। मनीषा भी धीरे धीरे ट्रक में चढ़ गई। मैंने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब मेरा मन अशांत था। कुछ तो था जो गलत था। मनीषा अजीब बर्ताव कर रही थी और ट्रक के पीछे से आई वह अजीब आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन मेरे मन की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे का रास्ता तो साफ था, मगर मेरे भीतर अंधेरे का एक कोहरा छाने लगा था। मैंने कभी भी सफर में डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, लेकिन आज हालात कुछ और थे। मनीषा का अजीब बर्ताव, ट्रक के पीछे से आई रहस्यमयी आवाज और यह वीरान सड़क, सब कुछ मिलाकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। मनीषा चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें अब भी सड़क के बाहर अंधेरे में खोई हुई थीं। मैं उसे देख रहा था, लेकिन उसने मेरी ओर एक बार भी नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है, क्या महसूस कर रही है। क्या तुम ठीक हो? मैंने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन उसके शब्दों में जो ठंडापन था, उसने मेरे शक को और बढ़ा दिया। मैंने साइड मिरर में एक नजर डाली, फिर अपने आगे के रास्ते पर ध्यान दिया। सड़क अब और भी सुनसान हो चुकी थी। कोई दूसरी गाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना उजड़ा सा घर था। उसकी टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियों के जंग लगे किवाड़े थे इस बात के गवाह थे कि यह जगह बरसों से वीरान पड़ी थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि उस घर की एक खिड़की से कोई झांक रहा था। मुझे लगा कि शायद यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा डर बैठने लगा। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। तुम्हें डर नहीं लगता? अचानक मनीषा ने पूछा। उसका यह सवाल सुनकर मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह कोई सामान्य सवाल न पूछ रही हो, बल्कि मेरी हिम्मत को परख रही हो। किस चीज से? मैंने जवाब दिया। अंधेरे से, और उन चीजों से जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे आसपास होती हैं, उसने बहुत धीमे से कहा। मुझे लगा कि उसकी यह बात सिर्फ एक सामान्य बातचीत नहीं थी। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन साफ साफ नहीं कह रही थी। तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने सीधे सीधे पूछ लिया। वह कुछ पल खामोश रही, फिर हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। कुछ नहीं, उसने इतना कहकर फिर से खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा था। चारों ओर सिर्फ घना जंगल था और बीच बीच में पेड़ों की परछाइयां सड़क पर पड़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो मेरी रीढ़ में ठंडक पैदा कर रही थी। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ शोर सुनाई दिया। यह और भी अजीब था, क्योंकि इस इलाके में रेडियो अक्सर काम करता था। मैंने कई बार फ्रीक्वेंसी बदली, लेकिन कोई गाना, कोई खबर, कुछ भी नहीं आया। बस अजीब सी फुसफुसाहट और अस्पष्ट आवाजें। इसे बंद कर दो, मनीषा ने अचानक कहा। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर लग रहा था। क्यों? मैंने पूछा। बस, मुझे यह आवाजें पसंद नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैंने रेडियो बंद कर दिया और चुपचाप ट्रक चलाने लगा, लेकिन अब मेरी बेचैनी चरम पर थी। कुछ मिनट बाद मैंने फिर से ट्रक के पीछे से हल्की हल्की आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक के कैबिन के पीछे की दीवार पर नाखून घिस रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया और टायरों की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने जल्दी से टॉर्च उठाई और नीचे उतर गया। चारों तरफ अंधेरा था।
हवा अब और ठंडी हो गई थी और जंगल की तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मैंने ट्रक के पीछे जाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च का रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और सड़क के किनारे सूखे पत्तों का ढेर। क्या हुआ? मनीषा ट्रक से नीचे उतर आई थी। कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई हो, मैंने कहा। वह चुपचाप मुझे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वापस ट्रक में बैठ गई। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक में वापस आ गया, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि कुछ तो था जो गलत था। सफर फिर से शुरू हुआ, लेकिन मेरी नजरें अब बार बार साइड मिरर में जा रही थीं। हर बार मुझे ऐसा लगता कि कोई ट्रक के पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता तो वहां कुछ नहीं होता। तुम कुछ छुपा रही हो मनीषा? मैंने आखिरकार पूछ ही लिया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। तुम्हें क्या लगता है? उसने उल्टा मुझसे ही सवाल कर दिया। मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो डर है वह साफ साफ कह रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मनीषा ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ बातें होती हैं जिन्हें बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उन्हें नहीं समझते या समझना नहीं चाहते। उसने धीमे से कहा, हाँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूं, मैंने जोर देकर कहा। उसने मेरी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में नमी दिखी। अगर मैं कहूं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इस दुनिया के नियमों के खिलाफ है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं। मनीषा कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने कहना शुरू किया। कुछ दिनों पहले जब मैं इसी रास्ते से जा रही थी, तब मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे लगा कि मैं बच गई हूं, लेकिन मैं गलत थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। क्या मतलब? उसने गहरी सांस ली। उस रात जब मैं एक्सीडेंट के बाद सड़क पर गिरी थी, तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं दर्द में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे सिर्फ एक काला साया दिखा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैंने धीरे से ट्रक की स्पीड कम कर दी और फिर उसने मेरी ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई झलक रही थी। फिर जब मैंने होश संभाला तो मैं अब भी उसी सड़क पर थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। क्या बदला हुआ था? उसने हल्के से कहा। मैं अब इस दुनिया में नहीं थी। मैंने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत कर ली। मनीषा की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था। वह कह रही थी कि वह इस दुनिया में नहीं थी, पर यह कैसे संभव था? वह मेरे ठीक बगल में बैठी थी, सांस ले रही थी, बोल रही थी। क्या यह कोई भ्रम था, कोई मानसिक स्थिति, या फिर कोई ऐसा सच जिसे मैं स्वीकार करने से डर रहा था? ट्रक के हेडलाइट्स अब भी आगे के अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मेरा पूरा ध्यान मनीषा के चेहरे पर था, जो अब भी खिड़की के बाहर अंधेरे में कहीं खोया हुआ लग रहा था। मनीषा, तुम जो कह रही हो, उसका मतलब क्या है? मैंने धीमे लेकिन सधे हुए स्वर में पूछा। वह कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं? मैंने उसकी बात को पूरी तरह समझने की कोशिश की। मतलब? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। मैं अब भी यहां हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं वहां नहीं हूं जहां मैं पहले थी। उसका यह जवाब और भी उलझा देने वाला था। मेरे भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने ट्रक के साइड मिरर में देखा। पीछे अब भी वही घना अंधेरा था, लेकिन एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ हिल रहा हो। तो उस रात क्या हुआ था जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ?
मैंने सवाल किया। वह गहरी सांस लेकर आगे झुक गई। मैं उस रात इस रास्ते से गुजर रही थी। बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थीं, मेरी कार की हेडलाइट्स खराब हो गई थीं, लेकिन मुझे जल्दी थी। मुझे अपने घर पहुंचना था। मैंने बिना कुछ कहे उसे सुनना जारी रखा। तभी अचानक मेरी कार के सामने एक परछाई आई। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। मुझे लगा कि मैं मर गई हूं, लेकिन जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अब भी वहीं थी, सड़क पर, अकेली। फिर मैंने देखा कि मेरी कार वहीं थी, लेकिन अंदर कोई बैठा था। मैंने पास जाकर देखा और उसकी आवाज हल्की कांप गई। और मैंने उत्सुकता से पूछा। उसने मेरी ओर देखा और अंदर मैं खुद थी। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तुम्हारा मतलब है कि तुमने खुद को देखा? मैंने अविश्वास से पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं अपनी ही टूटी फूटी, खून से लथपथ देह को देख रही थी, जो अब भी कार के अंदर थी, लेकिन मैं वहां खड़ी थी, उस शरीर से अलग, उसे देखते हुए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब कुछ मेरी समझ से परे था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सुना कि कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस अंधेरा था, और उन अंधेरों में कुछ हलचल थी, जैसे कोई चीज छिपी हो जो मुझे देख रही हो। मैंने धीरे से गला साफ किया। तो फिर तुम यहां कैसे आई? मुझे नहीं पता, उसने धीरे से कहा। अगली बात जो मुझे याद है वह यह कि मैं फिर से सड़क पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी कार भी वहां नहीं थी। कोई निशान नहीं था कि कोई हादसा हुआ हो, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि कुछ बदल चुका था। मैंने धीरे से ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब मुझे यह जगह और भी डरावनी लगने लगी थी। आसपास के पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, जैसे वे हमारी ओर झुक रही हों। क्या तुम्हें कभी लगा कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? मैंने अचानक पूछा। उसने मेरी ओर देखा। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुमने भी महसूस किया? मैंने साइड मिरर में दोबारा देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे भीतर का डर यह मानने को तैयार नहीं था कि सब कुछ सामान्य था। मैं नहीं जानता कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है या सच में कुछ है, लेकिन इस सफर में कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मनीषा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कभी कभी जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो वे पूरी तरह से नहीं जाते। कुछ लोग बंधे रह जाते हैं, किसी कारण से, किसी चीज से। शायद मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैंने उसकी बातों पर गौर किया। क्या यह सच में हो सकता था? क्या यह संभव था कि मनीषा अब भी इस दुनिया में थी, लेकिन किसी और रूप में? ट्रक अब एक पुराने पुल के पास आ पहुंचा था। यह पुल बेहद जर्जर दिख रहा था, जैसे कभी भी गिर सकता हो। मैंने ट्रक धीमा कर लिया। यह पुल सुरक्षित है? मैंने पूछा। मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब पुल के दूसरी ओर टिकी थीं, जहां अंधेरा और भी गहरा था। हमें इसे पार करना होगा, उसने धीरे से कहा। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे ही हमने पुल पार करना शुरू किया, मुझे फिर से वह अजीब आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे हो। मैंने अचानक ब्रेक लगाया। क्या हुआ? मनीषा ने पूछा। मैंने धीरे से ट्रक से नीचे उतरने के लिए दरवाजा खोला। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। टॉर्च उठाकर मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन तभी एक साया। मैंने उसे देखा। वह कुछ दूर खड़ा था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। वापस ट्रक में आओ, मनीषा की आवाज आई, जो अब और भी ठंडी लग रही थी। मैंने बिना देर किए ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया और उसे तेजी से पुल के पार ले गया। तुमने उसे देखा है ना? मनीषा ने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया। वह कौन था?
वह वही है जो मेरे साथ उस रात था, उसने धीरे से कहा। और अब? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मनीषा ने मेरी ओर देखा। अब वह हमारे साथ है। पुल पार करने के बाद भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं ट्रक के पहियों की आवाज सुन रहा था, लेकिन मेरा ध्यान अब भी उस छाया पर था जिसे मैंने पीछे देखा था। वह कौन था? क्या सच में कोई था, या यह मेरी आंखों का धोखा था? मनीषा अब भी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सीधी आगे देख रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं और देख रही हो, किसी और दुनिया में, किसी और समय में। मैंने धीरे से उसकी ओर देखा। तुमने कहा था कि वह तुम्हारे साथ था। कौन था वह? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मनीषा ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं थी। कोई और भी था वहां, कोई जिसे मैंने देखा नहीं लेकिन महसूस किया। मैंने गहरी सांस ली। यह सब मेरी समझ से परे था, लेकिन अब मैं इस बात को नकार नहीं सकता था कि कुछ तो अजीब था। रास्ता अब संकरा और सुनसान हो गया था। दोनों तरफ घने पेड़ थे और अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक की हेडलाइट्स भी उसे पूरी तरह से नहीं मिटा पा रही थीं। मैं लगातार साइड मिरर में देख रहा था, जैसे मुझे डर था कि पीछे कोई आ रहा है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? मनीषा ने अचानक पूछा। मैंने उसकी ओर देखा। क्या? कि हम अकेले नहीं हैं। मेरे गले में कुछ अटक गया। वह भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब मुझे यहां से जल्द निकलना था, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, ट्रक अचानक झटके से रुक गया। इंजन ने गुर्राने की आवाज की और फिर पूरी तरह शांत हो गया। हेडलाइट्स भी धीमी पड़ने लगीं। ये क्या हुआ? मैंने चौंक कर कहा। मनीषा ने कुछ नहीं कहा। वह बस ट्रक के सामने देख रही थी। मैंने भी देखा और मेरा पूरा शरीर जैसे बर्फ हो गया, बबर हो गया। सामने सड़क पर एक परछाई खड़ी थी। कोई इंसान था, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। वह बस वहीं खड़ा था, बिना हिले डुले, जैसे किसी मूर्ति की तरह। तुम्हें भी दिख रहा है? मैंने धीमे स्वर में पूछा। मनीषा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। अब क्या करें? कुछ मत करो, बस देखो। मैंने गहरी सांस ली और उस अजनबी आकृति को देखने लगा। धीरे धीरे वह चलने लगी, हमारी ओर। मेरा शरीर कांपने लगा। मैं ट्रक का इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। जल्दी करो। मनीषा की आवाज अब घबराई हुई थी। मैंने एक आखिरी बार कोशिश की और ट्रक ने अचानक स्टार्ट ले लिया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक आगे बढ़ा और जैसे ही वह आकृति हमारी ओर बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और तेजी से वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, अचानक मनीषा ने चीख मारी, रुको! मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुक गया। अब क्या? मैंने घबराकर पूछा। मनीषा की आंखें अब भी सामने जमी हुई थीं। वह यहां है। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। साइड मिरर में वही परछाई अब ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके आसपास कई और आकृतियां थीं, सफेद धुंध की तरह, जिनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता था। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मनीषा ने धीरे से कहा, वे वही हैं जो कभी यहां से गुजरे थे, लेकिन कभी वापस नहीं जा सके। मतलब कि वे इसी जगह अटक गए हैं और अब वे हमें भी अपने साथ रखना चाहते हैं। मैंने पूरी ताकत से ट्रक का एक्सेलरेटर दबा दिया। टायरों ने जमीन पर जोर से घर्षण किया और ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया। पीछे की ओर देखना मेरी हिम्मत से बाहर था। मैं बस आगे देखता रहा, तेज चलाता रहा।
जब तक कि सड़क थोड़ा खुला ना हो गया। कुछ देर बाद जब मैंने फिर से साइड मिरर में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सब गायब हो गया था। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक धीमा किया। क्या वे चले गए? मैंने पूछा। मनीषा चुप रही। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही खालीपन था। मनीषा, मैंने धीरे से कहा। उसने धीरे से कहा, हो सकता है, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे भीतर फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे भीतर अब भी वह डर बैठा हुआ था कि जो कुछ भी हुआ वह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अभी और भी कुछ बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी और मैं ट्रक चलाता रहा। पहियों की गड़गड़ाहट के अलावा चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मनीषा अब भी चुप थी और मैं बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हो। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमी थीं और मेरी धड़कन अब भी तेज थी। जब से हमने उस अजीब परछाइयों को पीछे छोड़ा था, तब से मेरे अंदर एक बेचैनी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी भी कहीं आसपास मौजूद थीं, हमें देख रही थीं, हमें घेर रही थीं। लेकिन जब भी मैं साइड मिरर में देखता, वहां कुछ नहीं होता। आखिरकार मैं और मनीषा दोनों इस खामोशी को और ज्यादा नहीं सह सके। तुम ठीक हो? मैंने धीरे से पूछा। मनीषा ने सिर हिलाया। मैं नहीं जानती। तुम्हें लगता है वे अब भी हमारे पीछे हैं? नहीं, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन वे दूर भी नहीं हैं। उसका जवाब सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी ट्रक के सामने एक बड़ा गड्ढा दिखा और मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक अचानक झटके से रुका और दोनों थोड़ी देर तक हिलते रहे। यह रास्ता तो सही था, फिर यह गड्ढा यहां कैसे आ गया? मैंने बड़बड़ाया। मनीषा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से बाहर झांका। हमें नीचे उतरना होगा, उसने कहा। मुझे यह विचार पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहता था कि हम इस सुनसान जंगल में ट्रक से उतरें, खासकर रात के इस पहर में, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम दोनों धीरे से ट्रक से उतरे। ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकराई और अंधेरे में पेड़ों की सरसराहट सुनाई देने लगी। मैं ट्रक के आगे झुका और सड़क पर बने गड्ढे को ध्यान से देखने लगा। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। यह गोल आकार में था, जैसे इसे जानबूझकर खोदा गया हो। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह कोई जाल हो। यह गड्ढा अपने आप नहीं बना, मैंने धीमे स्वर में कहा। मुझे पता है, मनीषा ने फुसफुसाकर कहा। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भय से सख्त हो गया था। क्या हुआ? मैंने पूछा। हम अकेले नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा था। और फिर अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। हम दोनों ने एक साथ उस दिशा में देखा। वहां कोई है, मैंने धीरे से कहा। मनीषा ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि वे हमारे दोस्त हैं। हम दोनों पीछे हटे और ट्रक की तरफ बढ़े। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने एक अजीब सी आवाज की और बंद हो गया। नहीं, अभी नहीं, मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। जल्दी करो, मनीषा ने घबराई आवाज में कहा। मैंने फिर से कोशिश की और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना समय गंवाए एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, कुछ भारी चीज ट्रक के ऊपर आ गिरी। हम दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा। कुछ था, या कोई था जो ट्रक की छत पर चढ़ गया था। क्या यह वही चीज है? मैंने घबराकर पूछा। पता नहीं, मनीषा ने जवाब दिया। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने ट्रक के ऊपर पंजे घिसे हों। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमें यहां से निकलना होगा। मैंने ट्रक को पूरी गति से आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, छत पर कुछ भारी चीजें हिली।
फिर एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गई। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया और ट्रक को लगातार तेज चलाता रहा। कुछ मिनटों बाद जब हमें लगा कि हम सुरक्षित हैं, मैंने स्पीड कम की और गहरी सांस ली। अब क्या? मैंने पूछा। मनीषा ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? हम अभी भी उसी जगह के घेरे में हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो आगे बढ़ गए। तुम्हें लगता है कि हमने दूरी तय कर ली? मनीषा ने मेरी तरफ देखा। मैंने अचानक महसूस किया कि सड़क मुझे जानी पहचानी लग रही थी। और फिर मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक बात आई। हम वहीं थे जहां से चले थे। हम फिर से उसी गड्ढे के पास थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे संभव है? मैंने हकलाते हुए कहा। वे हमें जाने नहीं देंगे, मनीषा ने कहा। कौन? जो इस जंगल में फंसे हुए हैं। मुझे लगा जैसे मेरा सिर घूम रहा हो। हमें कुछ करना होगा, मैंने कहा। मनीषा ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन हमें पहले यह समझना होगा कि वे हमसे चाहते क्या हैं। मैंने ट्रक रोक दिया और गहरी सांस ली। अगर हमें यहां से बाहर निकलना है तो हमें उनके खेल के नियम समझने होंगे, मैंने कहा। मनीषा ने सिर हिलाया। और वहीं उस सुनसान जंगल के बीच हमने फैसला किया कि हमें उस डरावने सच का सामना करना होगा जो हमें घेर रहा था। हमारी गाड़ी अब भी उसी गड्ढे के पास खड़ी थी। इंजन की हल्की गुनगुनाहट और जंगल की सरसराहट के अलावा चारों ओर गहरा सन्नाटा था। मनीषा चुपचाप बैठी थी। उसकी सांसें हल्की और तेज थीं। मैं अब भी इस अजीबोगरीब स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। यह असंभव था कि हम इतने आगे बढ़ने के बाद भी वहीं वापस आ गए थे। यह किसी छलावे से कम नहीं था। हमें अब क्या करना चाहिए? मैंने धीरे से पूछा। मनीषा ने गहरी सांस ली और अंधेरे में झांका। हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम यूं ही भटकते रहें या फिर यह जानने की कोशिश करें कि यह सब हो क्यों रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके पीछे एक दृढ़ निश्चय भी था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, मैंने कहा। मनीषा ने धीरे से सिर हिलाया और गाड़ी का दरवाजा खोला। मैं हिचकिचा आया, लेकिन फिर मैं भी बाहर आ गया। जंगल की हवा ठंडी थी और उसमें एक अजीब सी गंध थी, मानो कोई पुरानी सड़ी हुई चीज हमारे आसपास थी। मैं नजरें दौड़ाकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। हमें चलकर देखना चाहिए, मनीषा ने कहा। लेकिन कहाँ? मैंने सवाल किया। उसने झाड़ियों की ओर इशारा किया। मुझे लगता है हमें इस रास्ते से जाना चाहिए। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे बढ़ चला। जंगल के अंदर जाते ही माहौल और भी अजीब हो गया। पेड़ों की डालियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे वे हमारी ओर बढ़ रही हों। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे, लेकिन जब हम उन पर कदम रखते तो वे दबते नहीं थे, बल्कि हमारे पैरों के नीचे से खिसक जाते थे, जैसे वे असली थे ही नहीं। यह जगह, यह सामान्य नहीं है, मैंने कहा। मनीषा ने मेरी तरफ देखा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हमें चलते रहना होगा। हम कुछ मिनटों तक चलते रहे और फिर अचानक हमारे सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान आ गया। यह यहाँ क्या कर रहा है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। शायद हमें हमारे जवाब यहीं मिले, मनीषा ने कहा। मैं झिझका, लेकिन फिर धीरे धीरे उस मकान की ओर बढ़ने लगा। दरवाजा अध खुला था और अंदर से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। क्या कोई अंदर है? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह चरमराता हुआ अंदर की ओर खुल गया। मकान के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक कोने में एक पुराना दिया जल रहा था, जिसकी लौ लगातार कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा से हिल रही हो। हम दोनों अंदर गए और चारों ओर देखने लगे। दीवारों पर पुराने जले हुए चित्र टंगे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसमें पैरों के निशान नहीं थे, जैसे यहाँ कोई सदियों से नहीं आया था। यह जगह
मुझे जानी पहचानी लग रही है, मनीषा ने धीरे से कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने एक पुराने लकड़ी के बक्से की ओर इशारा किया। यह बक्सा, ये मेरी दादी के घर में भी था। तुम्हारी दादी? हाँ, उसने कहा। मेरी माँ ने बताया था कि हमारी पुरानी पीढ़ी इस जंगल के पास रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ हुआ और वे सब यहां से चले गए। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। कुछ हुआ? हाँ, लेकिन माँ ने कभी यह नहीं बताया कि वह कुछ क्या था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई संयोग नहीं था कि हम यहां फंसे हुए थे। हमें इस बक्से को खोलकर देखना चाहिए, मैंने कहा। मनीषा ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे से बक्से का ढक्कन खोला। अंदर कुछ पुराने पीले पड़े हुए कागज थे और उनके ऊपर एक छोटा सा तांबे का सिक्का रखा था। मनीषा ने कांपते हाथों से एक कागज उठाया और उसे पढ़ने लगी। यह मेरी परदादी का पत्र है, उसने कहा। क्या लिखा है इसमें? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी जब उसने पढ़ना शुरू किया। जो इस जंगल में प्रवेश करेगा वह वापस नहीं लौटेगा। यहां वे हैं जो हमें देखने की इजाजत नहीं देते। जो भी उन्हें देखेगा वह उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि तुमने उन्हें देख लिया है। मेरा खून जम गया। मतलब हम अब इस जगह के हिस्से बन चुके हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मनीषा ने आगे पढ़ा। लेकिन एक तरीका है। अगर तुम अपने अतीत को स्वीकार कर लो, अगर तुम उस गलती को सुधार दो जो हमारे पूर्वजों ने की थी, तो शायद वे तुम्हें जाने दें। गलती? मैंने सर उठाकर पूछा। मनीषा के चेहरे पर एक डरावनी समझ आई। मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी, उसने कहा। कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस जंगल के कुछ हिस्सों को जला दिया था। वे इसे अपना बनाना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए कि यह पहले से ही किसी और का घर था। किसका? उनका, उसने धीरे से कहा। मतलब जो भी ये चीजें हैं वे बदला चाहती हैं? नहीं, उसने धीरे से कहा। वे माफी चाहती हैं। मुझे अचानक सब समझ में आने लगा। यह जंगल हमें इसलिए रोक रहा था क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसके साथ अन्याय किया था, और अब यह हमसे चाहता था कि हम इस गलती को सुधारें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैंने पूछा। मनीषा ने जवाब देने की बजाय बक्से के अंदर से वह तांबे का सिक्का उठाया और उसे ध्यान से देखा। शायद यही तरीका है, उसने कहा। क्या मतलब? यह सिक्का मेरी परदादी का है। यह उन्हीं दिनों का हिस्सा है जब यह सब हुआ था। शायद अगर हम इसे वापस जंगल को लौटा दें तो वे हमें जाने देंगे। मुझे लगा जैसे हम किसी प्राचीन कहानी का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन इस समय यही हमारी एकमात्र उम्मीद थी। हमें इसे कहाँ रखना होगा? मैंने पूछा। जहां पर गलती हुई थी वहीं, मनीषा ने कहा। हम दोनों तुरंत बाहर निकले और तेजी से उस दिशा में चलने लगे जहां पेड़ों के जलने के निशान अब भी दिख रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो हवा अचानक और ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारी हर हरकत को देख रहा हो। मनीषा ने धीरे से सिक्का जमीन पर रखा और फुसफुसाई, हम माफी मांगते हैं। क्षण भर के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक हवा शांत हो गई। जंगल की आवाजें धीमी पड़ गईं, और सबसे अजीब बात, हमने महसूस किया कि हम अब हल्के हो चुके थे, जैसे कोई अदृश्य भार हमारे ऊपर से हट चुका था। क्या यह हो गया? मैंने धीरे से पूछा। मनीषा ने सिर हिलाया। हमने मुड़कर देखा और वहां अब कोई गड्ढा नहीं था। हमारे पीछे का रास्ता खुल चुका था। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे वापस ट्रक की ओर बढ़ गए। इस बार जब हमने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़े तो रास्ता सही दिशा में जाने लगा। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंगल अब पीछे छूट चुका था। ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने देखा कि पेड़ों की लंबी परछाइयां अब भी सड़क के किनारे लहराती हुई सी लग रही थीं, जैसे वे हमें जाते हुए देख रही हों। मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी। क्या सच में सब ठीक हो चुका था?
क्या हमने सही रास्ता चुन लिया था? मनीषा अब भी चुप थी। उसकी आंखें सामने सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा, मनीषा। उसने एक पल को मेरी ओर देखा और फिर वापस सड़क पर ध्यान लगा लिया। हमें अब यहां से दूर जाना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें पता भी नहीं कि हम जा कहां रहे हैं। कोई भी जगह, बस ये जंगल नहीं, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं समझ सकता था कि वह क्या महसूस कर रही थी। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल थे। जंगल ने हमें जाने दिया, लेकिन क्यों? क्या वह सच में हमारे पूर्वजों की गलती का ही नतीजा था, या फिर कुछ और था जो हमें अब भी देख रहा था? रास्ता अब खुला और साफ था। पेड़ों की जगह अब छोटे छोटे खेत और दूर तक फैले हुए पहाड़ दिख रहे थे। सड़क के किनारे कुछ झोपड़ियां भी नजर आ रही थीं। मैंने सोचा, क्या इन लोगों को भी कभी उस जंगल का सामना करना पड़ा होगा? क्या वे जानते थे कि वहां क्या छिपा है? हमें किसी से बात करनी चाहिए, मैंने कहा। मनीषा ने भौहें चढ़ाईं। किससे? यहां के लोगों से। हो सकता है वे कुछ जानते हों। हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ हमारे साथ हुआ या फिर और भी कोई इससे गुजरा है। मनीषा कुछ पल चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई जवाब नहीं मिला तो हम यहां से निकल जाएंगे। मैंने हामी भर दी। हमने ट्रक एक छोटे से चाय के खोखे के पास रोक दिया। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जो मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म कर रहा था। उसके हाथ झुर्रीदार थे और आंखें गहरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहा हो। हम दोनों गाड़ी से उतरे और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। नमस्ते बाबा, मनीषा ने आदर से कहा। बुजुर्ग ने हमारी ओर देखा और सिर हिलाया। नमस्ते बेटा, कहां से आ रहे हो? मैंने एक पल को मनीषा की ओर देखा, फिर जवाब दिया, हम जंगल से होकर आ रहे हैं। बुजुर्ग के हाथ अचानक कांप गए। उसने चाय में चम्मच चलाना बंद कर दिया और हमारी ओर गंभीर निगाहों से देखने लगा। जंगल? उसकी आवाज धीमी हो गई। हाँ, मनीषा ने कहा, हम वहां फंस गए थे, लेकिन फिर कुछ हुआ और हम बाहर आ गए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तुम्हारा वहां से जिंदा लौट आना किसी चमत्कार से कम नहीं। आप ये क्यों कह रहे हैं? मैंने पूछा। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि वहां से लौटने वाले बहुत कम होते हैं, और जो लौटते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। मेरी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। आपको उस जंगल के बारे में क्या पता है? मनीषा ने पूछा। बुजुर्ग ने अपनी चाय का कप उठाया और उसमें से भाप उठती रही। फिर उसने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले वह जंगल अलग था। वहां जीवन था, वहां शांति थी, लेकिन फिर इंसानों ने उसे बदलना चाहा। उन्होंने उसे काटना चाहा, जलाना चाहा। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। जंगल ने जवाब दिया। कैसे? बुजुर्ग की आंखों में एक गहरी उदासी थी। लोग गायब होने लगे। कुछ लोगों ने अजीब परछाइयां देखीं, कुछ को अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाई देने लगीं, और जो सबसे ज्यादा दोषी थे वे वहां से कभी लौटे ही नहीं। मनीषा का चेहरा सफेद पड़ गया। तो ये सच था, यह सब हमारे पूर्वजों की वजह से हुआ। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। सिर्फ तुम्हारे नहीं बेटा, बहुत सारे लोग दोषी थे। यह जंगल कई पीढ़ियों से क्रोधित है, लेकिन कभी कभी यह माफ भी कर देता है। शायद इसीलिए तुम बच गए। मेरे मन में अब भी एक सवाल था, लेकिन हम यहां से चले जाने के बाद क्या सब सही हो जाएगा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, जंगल हमेशा याद रखता है। हम दोनों अब और ज्यादा असहज महसूस करने लगे। क्या वाकई जंगल ने हमें माफ कर दिया था, या फिर यह बस एक चेतावनी थी? हमें अब चलना चाहिए, मनीषा ने धीरे से कहा। बुजुर्ग ने हमें गौर से देखा।
फिर बोले, अगर तुम सच में वहां से बच निकले हो तो एक सलाह दूंगा, फिर कभी उस जंगल की ओर मत जाना। और अगर कभी महसूस हो कि परछाइयां अब भी तुम्हारे पीछे हैं तो जान लेना कि जंगल तुम्हें बुला रहा है। मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। हमने बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और ट्रक की ओर बढ़ गए। जब हम वापस सड़क पर आए तो मैंने महसूस किया कि माहौल कुछ बदला बदला सा था। हवा अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसमें एक अनजाना बोझ था। हम अब जंगल से दूर थे, लेकिन क्या सच में उससे मुक्त हो चुके थे? मैंने मनीषा की ओर देखा। उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं, लेकिन उनमें एक दृढ़ निश्चय भी था। हम अब कहां जाएंगे? मैंने पूछा। कहीं भी, जहां यह परछाइयां हमारा पीछा न करें, उसने धीरे से कहा। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या वे सच में हमारा पीछा नहीं करेंगी? रात का समय था और हम एक छोटे से गांव के बाहर खड़े थे। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे खड़ी घास और झाड़ियों से हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मनीषा का चेहरा अब भी घबराया हुआ था और मुझे भी हल्का सा डर महसूस हो रहा था। हालांकि हम जंगल से बाहर आ चुके थे, फिर भी उस जगह से निकलने के बाद का असमंजस अब भी मेरे दिल में बसा हुआ था। यहां से कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था, मनीषा ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो। हमें कोई रास्ता तो चाहिए था, लेकिन पता नहीं ये लोग किससे बात कर रहे थे। ये जगह बहुत अजनबी सी लग रही है। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्या तुमने भी महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ तो अलग सा है, जैसे कोई अजनबी सा डर है जो हमें घेर रहा है? मैंने सिर झुकाकर उसकी बात पर गौर किया। दरअसल मुझे भी वही एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की थी। उस डर को मैं अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर उसे महसूस करता तो मैं शायद टूट जाता। मुझे लगता था कि हम अब सुरक्षित हैं, लेकिन शायद मेरी यह सोच गलत थी। तुम ठीक कह रही हो, मैंने कहा। यह जगह मुझे भी बहुत अजीब लग रही है। हम दोनों ने धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ते हुए एक दूसरे को देखा। मनीषा का चेहरा अब भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने मेरे साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन उसके अंदर का डर साफ झलक रहा था। क्या हम सही रास्ते पर हैं? मनीषा ने पूछा। मुझे नहीं पता। हम शायद उसी रास्ते पर हैं जिस पर हमें नहीं होना चाहिए था। रात के अंधेरे में एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कहीं खो गए थे। हमारे आसपास का माहौल अब एकदम शांत था। सर्द हवा से झूमती हुई पेड़ की शाखाएं और दूर से आती हुई गाड़ियों की आवाज, सब कुछ जैसे सुनसान था। यही वो जगह थी जहां हम कभी नहीं आना चाहते थे। हमने गाड़ी स्टार्ट की और फिर धीरे धीरे ट्रक को गांव की ओर बढ़ाया। गांव में घुसते ही एक नया डर महसूस हुआ, जैसे कुछ हलचल हो रही हो। यहाँ के लोग चुप थे। उनके घरों की खिड़कियां बंद थीं और किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे यह सब देखकर ऐसा लगा कि हम एक अजनबी दुनिया में घुस चुके हैं। यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? मैंने मनीषा से पूछा। कहीं हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए? मनीषा ने सवाल किया। उसकी आवाज में असमंजस था। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर का माहौल देखा। खामोशी जैसे सब कुछ निगल चुकी थी। एक तरफ दूर से एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था जो एकदम सुनसान था। उसके पास एक पुराने बबूल के पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मनीषा का हाथ मेरे हाथ पर आ गया। क्या तुमने भी देखा? उसने डर के मारे धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैंने देखा, मैंने कहा। कहीं हमें कोई मदद मिलने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हमने गाड़ी को थोड़ी दूर और बढ़ाया, लेकिन गांव का माहौल अब भी वही अजीब सा था, जैसे हर दिशा में कुछ छुपा हुआ हो। गांव में किसी की आवाज देने की कोई उम्मीद नहीं थी। लोग केवल खड़े थे, लेकिन जैसे उन्हें कोई आदेश दिया गया हो, वे वहीं खड़े रहे। मनीषा अब और घबराई हुई थी।
क्या हुआ? क्या अगर यह सब किसी जाल का हिस्सा हो? उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाजा खोला। हमें चाहिए कि हम किसी से बात करें। हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़े। वहां कुछ लोग खड़े थे और जैसे ही हम पास पहुंचे, उनकी आंखों में अजनबी सी चमक थी। वे हमें देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं, बस एक अजीब सी नीरसता थी। नमस्ते, मैंने हल्के से कहा। उनमें से एक आदमी, जिसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास होगी, एकदम चुपचाप हमारे पास आया। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह हमें कुछ बता नहीं पा रहा हो या फिर वह जानबूझकर कुछ छिपा रहा हो। तुम लोग कहां से आ रहे हो? उसने अपनी भारी आवाज में पूछा। हम जंगल से आ रहे हैं, मैंने कहा। उस आदमी का चेहरा एक पल को कठोर हो गया। उसने चुपचाप हमारी ओर देखा और फिर अपनी आंखें झुका लीं। जंगल, उसने धीरे से कहा। वह जंगल किसी का नहीं होता, और जो वहां जाते हैं वे कभी पूरी तरह से वापस नहीं आते। हम लौट आए हैं, मनीषा ने कहा। हमने सब कुछ देख लिया है और हम यहां मदद के लिए आए हैं। वह आदमी चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, तुम लोगों को यहां से बहुत दूर जाना चाहिए। यह गांव, यहां पर कुछ ऐसा है जो तुम लोग नहीं समझ पाओगे। क्या यहां कुछ ऐसा है जो हमें जानने की जरूरत है? मैंने पूछा। वह आदमी चुपचाप हमारे पास आया और धीरे से बोला, तुम दोनों यहां से जितना दूर जा सकते हो उतना अच्छा होगा। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखा। कुछ था जो उस आदमी की आंखों में था, जो हमें सच्चाई से दूर रख रहा था, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से कोई सवाल नहीं किया। हमें सब समझ आ गया था। यह जगह अब हमारे लिए अजनबी थी और हम यहां से जितना जल्दी निकल सकते थे उतना बेहतर था। हमने उस आदमी को धन्यवाद कहा और वापस गाड़ी में बैठ गए। हमारी आंखों में अब एक ही सवाल था, क्या हम सच में सुरक्षित थे या फिर हम किसी और के जाल में फंसने वाले थे? हमने गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ा। मनीषा के चेहरे पर अब भी चिंता के भाव थे, लेकिन मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मेरी सोच में एक उलझन थी। वह आदमी जो हमें चेतावनी दे रहा था, क्या सच में कुछ जानता था या फिर हमें डराने की कोशिश कर रहा था? मैं इस समय कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। मुझे लगता था कि अब हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, लेकिन दिल में एक डर सा बैठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई शैतानी ताकत हमें कहीं न कहीं खींच रही हो। गाड़ी के इंजन की आवाज हमारी चुप्पी तोड़ रही थी। हम दोनों बस आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में उस अजनबी आदमी की बातें और उस गांव का रहस्यमय माहौल घूम रहा था। क्या यह सब सच था? क्या हम कभी इस जगह से बाहर निकल पाएंगे? मनीषा ने मेरी ओर देखा और बोली, क्या तुम भी ऐसा महसूस कर रहे हो कि कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है, मैंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, यही सबसे सही फैसला है। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी और हम उस अजनबी गांव से बाहर निकलने की दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम गांव से दूर होते गए, मुझे एक ऐसा एहसास होने लगा जैसे हम किसी और जगह में कदम रख रहे हों। यह एक अजीब सा अनुभव था, जैसे हमारे आसपास की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। हम कुछ और दूर बढ़े और अचानक हमारी गाड़ी रुक गई। मैंने कंठ में एक ठंडी सांस ली। गाड़ी के रुकने के साथ ही मुझे महसूस हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह कहीं न कहीं गलत था। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे जो एक दूसरे से इतने नजदीक थे कि जैसे वह हम ये मैं घेरा बेगा बहरम फिम के हूं। क्या हुआ? मनीषा ने सवाल किया और उसकी आवाज में भी वही घबराहट थी जो मुझे महसूस हो रही थी। मैं नहीं जानता, मैंने कहा। यह रास्ता सही नहीं लगता। यह जैसे किसी जाल की तरह लग रहा है। मैंने गाड़ी के इंजन को फिर से चालू किया, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय हिचकिचाने लगी।
अब हमें समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही थी। मैंने गाड़ी को रिवर्स किया, लेकिन सड़क पीछे जाने के बजाय और भी अंधेरे में डूबती चली जा रही थी। यह क्या हो रहा है? मनीषा ने डर के मारे कहा। हम कहाँ फंस गए हैं? मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी को एक बार फिर से चालू किया। इस बार मैं गाड़ी को और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब जैसे एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में समा गई थी। गाड़ी की हेडलाइट्स ने एक पल के लिए जैसे अंधेरे को और गहरा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो अब कभी खत्म ही नहीं होगा। हम दोनों चुप थे। हमारी आंखों में डर और कंफ्यूजन का मिश्रण था। अचानक एक तेज आवाज आई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स ने सामने एक धुंधली आकृति को दिखाया। वह आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मनीषा ने मेरी ओर देखा और कहा, यह क्या है? मैंने कुछ देर ध्यान से उस आकृति को देखा। वह एक व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। वह बस खड़ा था और उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। क्या तुम कुछ देख रहे हो? मनीषा ने फिर से पूछा। हाँ, मैंने कहा, कुछ अजीब सा। हमने गाड़ी रोक दी और हम दोनों बाहर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वह आकृति अचानक तेजी से हमारे पास आ गई। तुम लोग वापस क्यों आए हो? एक धीमी लेकिन भारी आवाज ने हमें चौंका दिया। वह आदमी हमारे सामने खड़ा था और उसकी आंखें अब भी हमें घूर रही थीं। हम तो बस रास्ता पूछने आए थे, मैंने झिझकते हुए कहा। रास्ता? उस आदमी ने एक ठंडी हंसी हंसी। तुमने गलत रास्ता चुना है। अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। हम दोनों सन्न रह गए। यह वह समय था जब हमें समझ में आ गया कि हम किसी ऐसे रहस्यमय जगह में आ गए थे जहां से लौटना संभव नहीं था। हम 2 कदम पीछे हटे, लेकिन वह आदमी अब हमारे सामने खड़ा था, जैसे किसी दीवार की तरह। तुम दोनों के लिए कोई रास्ता नहीं है, वह आदमी फिर बोला। तुम जैसे लोग यहां क्यों आते हो? क्या तुम्हें नहीं समझ में आता कि यह जगह कुछ और है? मनीषा का चेहरा अब सफेद हो चुका था। वह डर के मारे कांप रही थी और मुझे भी यही महसूस हो रहा था कि हम एक बुरे सपने में फंस गए हैं। हम कहीं खो गए थे और हम न तो भाग सकते थे और न ही लौट सकते थे। हम क्या करें? मनीषा ने डर के मारे मेरी ओर देखा। मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं भी टूट चुका था। हमें इस जगह से किसी तरह बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, उस आदमी ने हमें घेर लिया। उसकी आंखें जैसे हमें निगलने के लिए तैयार थीं। तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है, अब तुम यहीं हो और तुम्हारी यह यात्रा यहीं खत्म होती है। मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया था। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग कभी वापस नहीं लौटते। यह जगह जैसे एक रहस्यमय आर्क की तरह थी, जो एक बार अंदर खींच ले तो किसी को बाहर नहीं निकलने देती। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम अब यहीं थे,